हर धूल पहले तपता है अपनी गिलन को सुखाने में, फिर संग बयारों के होकर उड़ता निडर आसमानों में, उड़ता निडर आसमानों में। आलस्य में रील देखते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए समय बिता दे रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यदि ऐसे कर रहे हैं तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। और उसमें आयु के पैटर्न को देखिए, क्या हिस्ट्री में मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस समय हमारे सामने यूपी पीसीएस 2023 सेलेक्टेड अनिल कुमार यादव सर हैं। सर का सिलेक्शन 2023 में सब रजिस्ट्रार के पोस्ट पर चयन हुआ है। सर अभी करंटली लखनऊ में ट्रेनिंग चल रही है और एक दिन की छुट्टी होने की वजह से सर इलाहाबाद आए थे। इसी बीच हमने सर से मतलब थोड़ी सी टाइम मांगा आप लोगों के लिए। इसमें हम यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के लेकर और मेंस के लिए जो स्ट्रेटजी जानेंगे, उसके लिए एक सर ने हमें अपना कीमती समय दिया है। तो सर अपना कीमती समय देने के लिए एक बार फिर से हमें और जो हमारे साथ हजारों छात्र ऑनलाइन जुड़े हैं उनकी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद आपका मंजीत जी। और सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने इस सफलता हासिल किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी और और इस व्यस्त समय में और इस जो है कि तपती दोपहरी में आप यहाँ आए और आपने इतना कॉल किया मुझे, तो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सोचा कि आपको इंटरव्यू दे दिया जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बहुत बहुत थैंक यू। अब थोड़ा सा हम सर आपसे जानना चाहेंगे कि थोड़ा अपने बारे में बताइए, इंट्रो की आप का नाम क्या है फिर से, और आप कहाँ से हैं, और थोड़ा आपका एजुकेशन बैकग्राउंड आप तक के आपने क्या पढ़ाई वगैरह किया है। मेरा नाम अनिल कुमार यादव है और मैं 2023 पीसीएस में सब रजिस्ट्रार के पद पे चयनित हुआ हूँ। मैं वाराणसी ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने बीएससी एमएससी और यहीं से मैंने लॉ किया है। और मैं विगत 5 वर्षों से जो है कि यूपीएससी और पीसीएस की एग्ज़ाम में लगा रहा। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। हालांकि ये मेंस मेरा तीसरा था, जिसमें मैं 2 मेंस में अपीयर हुआ। तो ये ओवरऑल एक छोटी सी जर्नी है और आगे भी मैं इसको अभी कंटिन्यू किया हुआ हूँ। जी सर थोड़ा सा जानना चाहेंगे तो एक कई बार स्टूडेंट्स का कमेंट्स रहता है कि मतलब पिछले क्या आपने कमियां की या फिर मिस्टेक किया सबसे बड़ी, जो अब तक सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और इस बार आपने इम्प्रूव किया, वहाँ अपने आप को सुधार किया। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, हर इंसान को ये पता होता है कि वो क्या कर रहा है। मतलब एक तरह आप कह सकते हैं कि आप अपने बारे में कितना अच्छा जानते हैं और इससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ये बड़ा मुश्किल होता है जब हम अपने आप से सवाल पूछते हैं और खुद का जब आकलन करने जाते हैं, तो ये बहुत अपने आप में मुश्किल होता है। जैसे मैं तो उनको ये कहूँगा कि वो क्वेश्चन पेपर उठाएं और वो उठाएंगे नहीं, वो अंदर से आता है कि नहीं यार ये तो सही चल रहा है, क्या उठाए इसको। लेकिन वो क्वेश्चन पेपर उठाएं और उसमें देखें कि यदि प्रीलिम्स मेरा नहीं निकल रहा तो वो कौन कौन से क्वेश्चन उन्होंने गलत किए हैं पिछले साल, उसके पिछले साल। एक अच्छा तरीका होता है खुद से बात करने का। सर जो बुक लिस्ट आपने प्रेफर किया थोड़ा आप उससे बताइए, जैसे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो जनरली बुक हैं जो आपने प्रेफर किया था। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। आरओ का भी एग्ज़ाम हुआ था और वो एग्ज़ाम कुछ कारणों से पोस्टपोन हो गया। और उसमें जो क्वेश्चन के पैटर्न थे वो आपने कहा कि यूपीएससी के कुछ लेवल से थे। अच्छी बात है वो। और चीज़ें ये है कि यूपी पीसीएस भी अब कहीं न कहीं कि वैसे ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो यूपीएससी में होती आ रही है। क्वेश्चन को थोड़ा डीप में जाना, कथन कारण के रूप में पूछना, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट देना। हाँ, तो वो अब ये कुछ तो इनोवेशन आयोग भी कर ही रहा है, पीसीएस भी कर ही रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आप मेजर कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, इकोनॉमी पढ़नी है, इन्वायरमेंट पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है और जनरल साइंस पढ़ना है। ये मोटे मोटे 7 ऐसे एरियाज हैं जहाँ से लगभग क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। और मिसक्लेनियस है तो उसको यदि हम एक तरफ किनारे रखें तो ये जनरली 7 ऐसे मेजर हैं। तो आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल हिस्ट्री को लेता हूँ, तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं तो हिस्ट्री में आप अपना आकलन करिए कि हिस्ट्री में यदि मुझे एंशिएंट पढ़ना है, मिडवल पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, तो ये देखिए कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं आयोग के जो पैटर्न है, आप 15 साल 20 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझिए और उसमें आयोग के पैटर्न को देखिए। क्या हिस्ट्री में मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये मिडुअल से आ रहे हैं या एंशिएंट से आ रहे हैं।
और मैं मान लीजिए मेरा आकलन है कि मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं और यूपीएससी में भी मॉडर्न से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या सभी कुछ पढ़ना है? तो पढ़ना तो सब कुछ है, मोटा-मोटा आपको आइडिया रहे, लेकिन महत्वपूर्ण है 1885 के बाद की जो घटना है, कांग्रेस का जब गठन होता है और भारत की आज़ादी 1947 तक, ये राष्ट्रीय आंदोलन के ऐसे महत्वपूर्ण चरण है कि इसको तो आपको एकदम आत्मसात कर लेना चाहिए। हर एक घटना की इस घटने के बाद ये हुआ, या मिलान करने के लिए आता है कि ये सदस्य इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं कि नहीं जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हमें जो है कि स्पेसिफिक होके हिस्ट्री में, तो हिस्ट्री के किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, उस पोर्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है और अन्य चीज़ें कनेक्ट करने के लिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाने के लिए अन्य पोर्शन को एक सपोर्टिंग की तरह हमें तैयार करके रखना पड़ेगा। सर जैसे अब थोड़ा सा मेंस में हम बात करेंगे। अभी जो है कि ऑप्शनल को रिमूव करके कैंसिल करके यूपी स्पेशल को ऐड कर दिया गया है, GS 5 और GS 6। तो इस बार जैसे पहली बार जैसे कि आप तो सबके लिए समान था, तो उसके लिए आपने तैयारी कैसे किया था और क्या कंटेंट आप प्रेफर किए थे? देखिए, हम लोगों जब ये पहली बार पीसीएस में पाँचवां और छठवां पेपर यूपी का जब ये जुड़ा है, जी तो हम लोग बहुत उत्सुक थे। हम लोगों को लगा कि अभी जो पिछले ऑप्शनल की वजह से किन्हीं कारणों से नंबर कम आ रहे थे, जी तो नहीं हो पा रहा था। जी तो मुझे ये लगा कि ये तो अच्छा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अब चलो यूपी का पेपर जुड़ा है। जी लेकिन जिस हिसाब से पेपर आया पाँचवां और छठवां, जी उन लोगों के मार्कशीट आए हैं, नंबर मैंने देखे हैं, मैं खुद का ही बताऊं तो वो बहुत आश्चर्यजनक है जी कि पेपर इतना भी हल्का नहीं है यूपी का पाँचवा छठवां कि इसको देख के लगे कि बहुत आसान है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा परसेप्शन है, हो सकता है कि लोगों का अलग हो, कोचिंग सेंटर्स का अलग हो, अन्य टॉपर्स का अलग हो, लेकिन मेरा ये परसेप्शन है कि जो यूपी के पाँचवें छठवें पेपर में अच्छा करेगा, जी हिंदी निबंध में अच्छा करेगा, उसका एसडीएम बनने का चांस या डिप्टी एसपी बनने का चांस जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं, जो वो पेपर है, वो काफ़ी डिसाइडिंग होने वाले हैं जी और जो यहाँ चुकेगा वो गया। तो उसके लिए मेरा एक सिंपल सा तरीका मैंने जो अपनाया, हालांकि अभी मुझे भी इस पे वर्क करना है, और वो मैं सिंपल तरीका ये है कि आप पहले सभी टॉपिक, जैसे पाँचवें पेपर में जितने भी टॉपिक्स हैं 22-23, उस 22-23 टॉपिक्स पे आपकी एक समझ हो, और छठवें पेपर में इसी तरह आपकी समझ हो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, वहाँ के महत्वपूर्ण जो नगर हैं, जैसे आपका काशी हो गया, इलाहाबाद हो गया, अयोध्या हो गया, कानपुर हो गया और आगरा हो गया, तो महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, महान विभूतियाँ जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हैं उनके बारे में, और जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं ये उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में, और उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक भूमिका है भारत निर्माण में, आप कह सकते हैं। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू एकदम बहुत क्लियर इस पे हो, आप इस पे वर्क करिए, कम से कम 15-20 लोगों के जो महान विभूति हैं उत्तर प्रदेश के, उनके बारे में आपको 150-200 शब्दों का अच्छा खासा नॉलेज हो, और यदि ये इन्फॉर्मेशन कोई भी इकट्ठा करके रखता है तो उसे मेंस में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और सर GS 1 से लेकर जो GS 5 तक, GS 1, GS 2, GS 3, इसकी प्रिपरेशन आपने कैसी और इसकी कैसे तैयारी आपने किया? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, फेलियर आपको बहुत कुछ सिखाता है, तो जो दोस्त या जो हमारे बड़े सीनियर्स अभी तक लगे हुए हैं एग्ज़ाम में, उनको अच्छी तरीके से पता है। आप जब कभी भी तैयारी करते हैं, किसी पेपर्स को तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, तो आपका एक परसेप्शन उसके बारे में डेवलप होता जाता है। जी, तो जैसे आप जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, तो जीएस फर्स्ट पेपर में जैसे इंडिया मतलब कि हिस्ट्री है, कल्चर है और ज्योग्राफी के कुछ पोर्शन है। तो आप जब कभी भी, ये मोटे-मोटे एरिया में बात कर रहा हूँ, तो आप जब कभी भी इनके बारे में पढ़ते हैं कि 18 या 20 टॉपिक में मान लीजिए आपका सभी सिलेबस दिया है फर्स्ट पेपर का, जी, तो आप उस सभी सिलेबस के सभी बिंदुओं पर, मैं बार-बार वही रिपीट करूँगा कि सिलेबस के एक-एक बिंदु पर, एक ला मतलब वो जो एक टॉपिक है, उस टॉपिक पे आपकी एक अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। मतलब आपका समझ इतना बेहतर होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को आप 150-200 शब्दों में, 250 शब्दों में इतना अच्छे से समझा दें कि वो संतुष्ट हो जाए। तो वो परसेप्शन आपके नेचर, मतलब आपका सब्जेक्ट का जो नेचर है, आपका जो पढ़ने का, तैयार करने का जो तरीका है, जो समझ है, उससे डेवलप होती है। तो मैं तो उसके लिए यही कहूँगा कि आप जो भी
लोग तैयारी कर रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, वो ज़्यादातर ये करें कि मेंस के जो टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करें। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट लिख नहीं पा रहा, लोग लिखते बहुत कम है, ये मेरे अंदर भी कमी है और कमी रहती भी है। तो वो होता क्या है कि लोग सोचते हैं कि प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस आएगा तब मैं मेंस लिखना चालू करूँगा, अभी से क्यों मेंस लिखूँ? और कोचिंग वाले या टीचर्स ये चिल्लाते-चिल्लाते थक जाते हैं कि नहीं-नहीं उसको लिखना चाहिए। तो ये होता नहीं है। 80% 90% लोगों से तो नहीं होता है, जो लोग करते हैं वो बहुत अच्छी बात है और सबको करना चाहिए, मेरा भी यही सजेशन है। तो उसमें क्या होता है कि हम यदि लिख नहीं पा रहे हैं, किन्हीं कारणों से, मन मेरा नहीं कर रहा है, तो उसमें हमको ये करना चाहिए कि अपने यार मित्र, अपना एक ग्रुप होना चाहिए, 2-4 लोग जो तैयारी कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, जो हमसे ज़्यादा जानकार हैं, हमारे सीनियर हैं, जो फेल हो गए वो भी बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। तो उन सभी लोगों से हमें डिस्कस करना चाहिए टॉपिक पे, एक-एक टॉपिक पे, चाय पी रहे हैं, कहीं मिल रहे हैं, तो पूछ लिया कुछ टॉपिक्स वाले भारत के भूकंपी ज़ोन, मैंने एक उठा लिया टॉपिक कि भारत के कौन-कौन से भूकंपी ज़ोन हैं। तो पता चला कि चाय पे ही बात करते-करते बोल दिया किसी ने 200 शब्दों में। तो इससे बहुत क्लियर होता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि मुझे आ रहा है। तो ये बहुत और महत्वपूर्ण है। सर जैसे एक पेपर जो एथिक्स का होता है, एथिक्स के लिए मतलब कैसे आपने प्रिपरेशन किया और उसके लिए क्या कंटेंट आपने कहाँ से लिया था? एथिक्स के लिए मैं तो यही कहूँगा कि एथिक्स के लिए मैंने जो है कि एक विकास सर हैं, उनका मैंने नोट्स देखा। ये विकास दिवकीर्ति सर तो हैं, लेकिन एक विकास सर हमारे सीनियर हैं, उनके मैंने कुछ कंटेंट को देखे। और हमने जो है कि धर्मेंद्र सर हैं, एक जो है पतंजलि आईएएस में पढ़ाते हैं, तो उनके कंटेंट को मैंने देखा, वो काफ़ी कंसाइज़ और जो है कि टू द पॉइंट था। तो मैंने मेनली 2 चीज़ें, और साथ में कहा जाता है कि हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है, आध्यात्मिक है, नैतिक है। तो ये जो शब्द हैं, ये जो मैंने लाइन बोला कि हर व्यक्ति अपने आप में नैतिक है, ज्ञानी है और सब दार्शनिक है, तो ये बहुत काम करता है एथिक्स में। एथिक्स लिखना आसान हो जाता है जब आप ये मान लेते हैं कि आप नैतिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति जो है प्रकट कर पा रहे हैं। और सर एक पेपर हिंदी और एसी का होता है, हिंदी का भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा रोल रहता है और इसमें ज़्यादा मार्क्स लाने में एसडीएम बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं और हिंदी में मैक्सिमम नंबर लाना बहुत ही आसान हो जाता है अगर एक सटीक रणनीति हो। तो हिंदी की प्रिपरेशन आपने कैसे किया? और इसमें ज़्यादातर व्याकरण वाइज़ चीज़ें रहती हैं, तो इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? और एसे राइटिंग के लिए मतलब भी बताइए कि ऐसे क्या फ्लो में लिखना ज़रूरी होता है या फिर पॉइंट वाइज़ लिखें? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। मैं तो यही नारा दूंगा आज से कि जिसको एसडीएम बनना है उसको हिंदी में अच्छे स्कोर करना है। तो आप यदि एसडीएम बनना चाह रहे हैं, तो एसडीएम बनना चाह रहे हैं तो आपको जो है कि हिंदी में अच्छे स्कोर करने चाहिए। उसके लिए आप जो इसके लिए आपको जो है हिंदी में जो है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, जितने टॉपिक्स अच्छे से दिए हुए हैं उस टॉपिक्स को आप जो है कि एकदम अच्छे से तैयार करिए। उसमें किसी भी टॉपिक्स को हल्के में मत लीजिए। शुद्ध अशुद्ध है, पर्यायवाची है, विलोम है, और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आप व्याकरण पोर्शन को इतना अच्छा तैयार करिए कि उसमें गलत होने के चांस कम हो। लेटर्स को कई बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि उसमें कहाँ कॉमा लगाना है, कहाँ पे जो है कि हमें हस्ताक्षर दिखाने हैं, कहाँ पे समस्त प्रतिलिपि भेजनी है। तो इन सभी चीज़ों को यदि ध्यान में रखकर, और एक संक्षेपण, जो संक्षेपण होता है, और एक बटा जो है कि 10 मोटा-मोटा लिखना रहता है पूरे गद्यांश का, उस पे यदि आप 3-4 बार उस चीज़ को पढ़ के और उसको कंसाइज़ करके पीछे रफ कॉपी जो दी रही रहती है, उस पे आप एक रफ वर्क करके यदि करेंगे, तो उससे जो है कि उसमें सुधार होता है। और आप मेंस लिखने से पहले कम से कम 10 से 12 हिंदी के पेपर फुल फ्लेज में आप यदि उसको सॉल्व करके जाएँ, तो वो आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल है। निबंध आपके विचारों की अभिव्यक्ति है। मैं वही लाइन दोहराऊँगा कि हर व्यक्ति अपने आप में दार्शनिक है, हर व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है, हर व्यक्ति अपने आप में नैतिक है। तो वो जो नैतिकता, जो उसका ज्ञान है, जो उसका अध्यात्म है, वो उसको फ्लो प्रदान करता है, उसके विचारों को वो फ्लो देता है। तो आपने जो लाइन पूछा कि वो फ्लो कैसे आएगा, तो वो फ्लो यहीं से आता है।
और निबंध लिखने के कई तरीके हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जो निबंध को पॉइंट वाइज में लिखते हैं, या कोई जो है कि हेडिंग देकर लिखता है, तो वो लिखने वाले के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन एक अच्छा निबंध वही माना जाता है जो कुछ बाधाओं से दूर हो, उसमें एक अच्छा खासा फ्लो हो, विचारों की अभिव्यक्ति। मतलब मैंने कहा कि 4 लाइन मैंने लिखा, 4 लाइन लिखा, उसके बाद फिर 5वें लाइन से फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखा, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में हो। मतलब ये भी ना हो कि वो पैराग्राफ पूरा पेज भरा ही भरा रह गया, है ना। वो छोटे छोटे पार्ट में हो, मतलब एक पेज में कम से कम 5 से 6 पैराग्राफ बने। मतलब यदि 20 पेज, मतलब 20 आप लाइन बना रहे हैं, तो 20 लाइन में यदि आप 4-4 लाइन के 5 पैराग्राफ लिख रहे हैं, तो मेरा ये जो नज़रिया है, मतलब मेरा जो मानना है, ये बहुत अच्छा होता है। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है निबंध में आपका जो उपसंहार है, लास्ट वाला पोर्शन, और जो आपकी स्टार्टिंग जो आप करते हैं, भूमिका जो बनाते हैं, वो इतनी सटीक और सारगर्भित रहे कि वो आपके निबंध की दिशा को और उसके लक्ष्य को दर्शा दे, ताकि जो वो लाइन पढ़े, स्टार्टिंग के 2-3 लाइन, जो टीचर चेक करने वाले जो लोग हैं, वो यदि उसको पढ़ें तो उनको उत्सुकता हो कि शायद जो है कि अभिव्यक्ति का जो अच्छा खुलासा हो सकता है वो बीच के चीज़ों में होता है, यदि वो एक बार पढ़ लें। मतलब होता क्या है ना कि जैसे आप कई लोगों की मार्कशीट आप तो शायद नहीं देखते होंगे, लेकिन हम जहाँ तक बहुत लोगों की अपनी मार्कशीट दूसरों से देखते हैं, दूसरों की मार्कशीट देखते हैं, तो जो फ्लक्चुएशन हमें दिखाई देता है, किसी का निबंध में 75 तो किसी का 105, किसी का 95, या हिंदी में इसी तरह देखने को मिलता है, या किसी अन्य सब्जेक्ट में देखने को मिलता है जीएस के। तो ये जो फ्लक्चुएशन होता है, ये क्यों होता है? ये फ्लक्चुएशन इसीलिए होता है कि किसी पेपर में टीचर ने आप पढ़ लिया, उसको अच्छा लग गया। और कभी कभी हो सकता है कि उसने, पढ़ते तो सभी टीचर हैं चेक करने के लिए, लेकिन वो क्लिक नहीं किया उसको कि वो थोड़ा सा उसको तजुर्बो दे दे, ध्यान दे दे। तो हमारा काम यही है कि जो कुछ भी हम लिख रहे हैं, अपने विचारों को, अपने अभिव्यक्ति को, अपनी कॉपी को जिसके सामने भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी उसको चेक कर रहा है, वो पढ़ ले। सर क्वेश्चन रहेगा, कई बार स्टूडेंट तैयारी करते करते मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं, मतलब कई बार एक फर्स्ट प्रयास, दूसरी प्रयास, सेकेंड, थर्ड अटेम्प्ट तो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं उनके डिमोटिवेशन बना रहता है कि नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखें अपने आप को, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर छात्र के लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है। तो इस मतलब सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है कि मेरा ही एग्जांपल आप ले सकते हैं। मतलब मैं भी बहुत डिमोटिवेट हुआ, पीटी फेल होते होते, फिर घर वालों का प्रेशर आता है, फिर आपको खुद महसूस होता है कि कर क्या रहे हैं, कुछ और एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, तो फिर ये तो आम बात है। मैं तो इलाहाबाद जैसे शहर में हूँ और अभी भी प्रेजेंट हूँ। मान लीजिए मैं लखनऊ से आया और काम के लिए, तो इलाहाबाद से तो मेरा काफ़ी गहरा रिश्ता है। तो इलाहाबाद शहर को मैं 10 सालों से देख रहा हूँ। ये जो जोश इलाहाबाद में, जो एक उमंग रहती थी, वो धीरे धीरे क्या होता है ना कि वो पता नहीं क्यों विश्राम अवस्था में लगती है। ये मैंने भी महसूस किया। एक टाइम जब बीतता है, 4 साल 5 साल आपका किसी एक स्थान पे बीतता है, हो सकता है ये दिल्ली में भी होता हो या भारत के अन्य शहरों में भी, वहाँ पर एक थोड़ी सी आलस्य, शिथिलता आ जाती है। आदमी थोड़ा फ्रेश नहीं महसूस करता है, इनोवेशन नहीं होता है उसके जीवन में। तो वहाँ मैं तो यही कहूँगा कि निराश होने की बहुत ज़रूरत नहीं है। निराश होने से कुछ होने वाला नहीं है। आलस्य में रील देखते हुए, मोबाइल स्क्रॉल करते हुए समय बिता दे रहे हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि यदि ऐसे कर रहे हैं, तो इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, कोई भी मोटिवेशन लाइनों के साथ अपनी बातों को समाप्त करें, जो आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं। देखिए, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो जब कभी भी मैं पढ़ाई से थक जा रहा हूं, या फिर मुझे लगता है कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मुश्किल समय आता है, तो बहुत ज़्यादा सोचने और बहुत ज़्यादा डाउन फील करने से अच्छा होता है मैं कुछ लिख लेता हूं। तो मैंने इस पे कभी लिखा था, खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखा था कि तपता सूरज, तपती धरती, तपते सब तारे हैं, कोयला तपता हीरा बनता, तपकर बनते जन निराले हैं, और तू क्यों फिर बस सोख रहा इस धरती के पाने को, तू क्यों फिर बस सोख रहा इस धरती के पाने को, मुर्दे अक्सर तैरा करते सोख सोख के पाने को। तो वहाँ हमें आलस्य से जो है कि अपने आप को मुर्दा नहीं बनाना है, और फिर एक
इसमें एक अच्छी लाइन ये भी है कि वो बहती बयारे उड़ती धूल, जी हर सांसों में है तूफान भरा। जी बहती बयारे उड़ती धूल, हर सांसों में है तूफान भरा। कहते सुनते सुनकर कहने की, अफरा तफरी में इंसान मरा। तो बहुत कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है, अपने काम पे फोकस करना है। जी और एक और इसमें लाइन है जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि हर धूल पहले तपता है, हर धूल पहले तपता है अपनी गिलन को सुखाने में। जी हर धूल पहले तपता है अपनी गिलन को सुखाने में, फिर संग बयारों के होकर उड़ता निडर आसमानों में, उड़ता निडर आसमानों में। तो हमें जो है कि स्टूडेंट लाइफ में अपने आप को इस तरह तपाना होगा। तपाने का मतलब ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाए, कुछ ना करें। तपाने का मतलब ये है कि क्या ज़रूरी है, किस तरह इंजॉय करते हुए। इंजॉय का मतलब ये है कि पढ़ाई को बोझ न बनाएं, मतलब एक ऐसा दिनचर्या फॉलो करें जिसमें आप अपने दोस्तों से मिलें, हंसी मजाक करें और अपनी अभिव्यक्ति को खुल के प्रकट करें। और थैंक यू सो मच सर, आपने प्रीलिम्स मेंस और साथ ही साथ मतलब एंसर राइटिंग को लेकर GS4 और जो हिंदी के जो व्याकरण के प्रश्न उसके एक एक करके सभी चीज़ों पर आपने फोकस किया और आपने हमें कीमती समय दिया है। इसी बीच में आए थे आप एक दिन के लिए। और सो सर एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंजित। थैंक यू सर। सो फ्रेंड्स, सर ने एक एक चीज़ें सारी करके चीज़ें कवर किया है। कोई भी सजेशन है या फिर आपको क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय बता सकते हैं, जिससे आने वाले अगले वीडियो में हम आपके क्वेश्चन या डाउट को क्लियर करेंगे। और तब तक के लिए चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।